सिस्टम यानी सांसों से जुड़ी हर समस्या पर करेंगे और सांसों से जुड़ी हर समस्या पर अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ हम उनकी राय भी लेंगे, आपके सवाल भी लेंगे, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण का स्तर हमारी सांसों के लिए खतरा है। सांसों की समस्या बेहद आम हो गई है। अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन और सीने में दर्द, ये कई लक्षण ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आपको परेशान कर सकते हैं। आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स और आपको मिलेगा हर समस्या से समाधान। मनोहर सरकार की बात की जाए तो मनोहर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां भी कर रही है। सांसों की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर किसी तरीके के लंग्स इन्फेक्शन से परेशान हैं, तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पर सवाल कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। युद्ध स्तर पर लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। 15 जिलों की उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर भी जारी किए गए। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर भी खोलने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। ये तमाम युद्ध स्तर पर मैं प्रयास आपको बता रहा हूं, हम लगातार प्रयास बता रहे हैं। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी सरकार की तरफ से, कर्मचारियों, पेंशनों और उनके आश्रितों को भी स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सरकार दे रही है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार। घर पर आपको घर बैठे अब सुविधा मिलेगी। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे आपके सांसों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं की। अगर आपको भी सांसों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में सीधे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर टिप्स ले सकते हैं कि कैसे आप स्वस्थ रहें। हमारे साथ इस चर्चा में हेल्थ एक्सपर्ट्स शामिल हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण हैं, MBBS MD, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अवनीत वडैच हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे ये है सबसे पहला कि सांसों की समस्या बेहद आम हो जाती है। सांसों की समस्या क्यों होती है? रूट कॉज सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सांसों की समस्या से जुड़े हुए होते हैं और कौन से वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सांसों से रिलेटेड इश्यूज होते हैं? नमस्कार व्यूअर्स। सांसों की समस्या शरीर में किसी ना किसी आपके दिल या आपके फेफड़ों में समस्या के कारण किसी भी आदमी को सांस की समस्या हो सकती है। वो आपका उम्र पे डिपेंड करता है कि आपको आप छोटी उम्र से है या एक उम्र 40 साल के बाद की उम्र के वो करते हैं। अगर आपकी छोटी उम्र में है तो चांसेस ये होते हैं कि आपका कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, कुछ आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्सपोजर होता है, कुछ आपकी लाइफ हैबिट्स होती हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें। इसके अलावा डॉक्टर सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने रीजंस बताए हैं, साथ ही साथ आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इन समस्या के निदान के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं, अगर देखा जाए तो कुछ लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तो एडिक्शन को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, किस तरीके से इन समस्याओं पर ओवरकम किया जाए, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कर सकते हैं? क्या जो एडिक्टेड है उसकी जो एडिक्शन है वो छुड़ाया जा सकता है? अगर हाँ तो क्या रास्ते अपनाए जाएँ? जी सर, अगर आपका सांसों की समस्या में जो सबसे पहले आमतौर पर जो समस्या किसी भी डॉक्टर को या किसी भी मरीज को लेके जब पहली बार देखते हैं तो वो ये आती है कि मरीज का अपनी इस समस्या को पहचानना कि मुझे सांस की समस्या हुई है। क्योंकि जब आपको सांस की समस्या चल रही होती है तो वो आपके लिए रूटीन हो जाता है, तो मरीज को महसूस नहीं होता तब तक उसको वो समस्या बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो समस्या को पहचानने के लिए सबसे पहले आप अपनी उम्र
और अपने हेल्थ के जो इक्विवेलेंट जो भी आदमी आपके साथ सोसाइटी में रहते हैं उसके साथ कंपैरिजन कीजिए, जो कि जिसको सांस की बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है, वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर रहा है, वो दौड़ रहा है, वो रूटीन एक्सरसाइजेज कर रहा है। अगर आपको उनसे कंपैरिजन पे लगता है कि आप उससे कम रूटीन एक्टिविटी कर पाते हैं, कम एक्सरसाइज कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आपको सांस की समस्या है। ठीक है। दूसरा कि सर आपने, जी सर, जी हाँ, कैरी ऑन सर, कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने जो सवाल पूछा कि जो एडिक्टेड हैं पेशेंट्स, बिल्कुल, अगर उन पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स अपने इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, उन पेशेंट्स के लिए अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी इस इच्छा होना कि मुझे इस एडिक्शन से छुटकारा चाहिए। ठीक है। अगर आपको यह लगता है कि आपको एडिक्शन से छुटकारा चाहिए, तो आप नियरेस्ट आपके किसी भी डॉक्टर से उस चीज के रिगार्डिंग सलाह ले सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और डॉक्टर अवनीत, मैं आपके पास भी आऊँगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, दिलबाग हैं नरवाना से, उनका सवाल लेते हैं, फिर मैं डॉक्टर अवनीत आपके पास आऊँगा। दिलबाग, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो दिलबाग जी, आवाज़ आ रही है, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी, मेरे में सांस की दिक्कत रहती है जी, सर्दी में तो बहुत ज्यादा। जी डॉक्टर, सांस, जी अपना सवाल पूरा करिए। तो सुबह उठते हैं तो खांसी ज्यादा रहती है। जी डॉक्टर अवनीत, क्या आपने सवाल सुना दिलबाग का? दिलबाग जी का जो मुझे समझ आया इनकी बात से, इन्होंने कहा कि इन्हें सांस की दिक्कत रहती है और आजकल सुबह सुबह विंटर्स में इन्हें ये समस्या बढ़ जाती है। जी हाँ जी, तो ऐसा ही दिलबाग जी बताया आपने? हाँ जी, हाँ जी। सांस छोटा भी आता है? छोटा भी आता है और एक हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाती है, एक आधी बार हार्ट बीट बढ़ जाता है। हाँ जी। तो इसके लिए पहले आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं? कोई दवाई तो चल रही है। हाँ, और मशीन भी है, वो भाप वाली मशीन होती है जो नेबुलाइज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो इन्हीं के सवाल से बात करते हैं आगे। जी दिलबाग जी का जिस तरीके से कहना है कि इनको सांस की समस्या रहती है, नेबुलाइजेशन की इन्हें जरूरत रहती है, तो सर्दियों में आमतौर पर जो सांस के मरीज हैं उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी ने एक्सप्लेन किया, उसी को आगे मैं बढ़ाता हूँ कि सर्दियों में क्या है कि ये फ्लू सीजन है। सर्दियों में है कि फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो एक्यूट कंडीशंस हैं वो है कि कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कफ हो गया, आंखों में जलन होने लगी, लाली है आंखों में, नाक बह रही है। ये जो कंडीशन है ये है कॉमन कोल्ड का एक्यूट कंडीशन। इसी के साथ क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे अस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, जैसा इन्होंने बताया इन्हें जरूरत रहती है सांस की दवाइयों की पहले भी, तो ये क्रॉनिक कंडीशन जी। तो जो मरीज सीओपीडी का है या अस्थमा का है या ब्रोंकाइटिस का है, उनकी समस्या सर्दी के मौसम में टेम्परेचर गिरने से बढ़ जाती है। उसका कारण यही है कि ठंड की वजह से जो सांस की नाली है वो, उनमें किसी को एलर्जी की वजह से इरिटेशन होने लग जाता है, किसी को वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो इस चीज को जानना जरूरी है कि वो इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल जी। तो इसको जानने के अनुसार फिर वो अपना परामर्श डॉक्टर से लेके उस चीज का इलाज कर सकते हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर कि सर्दी के मौसम में ये क्या बचाव कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशली ये है कि इनको जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी भी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, तो अच्छे तरीके से अपने आप को कवर रखें, छाती को कवर रखें। खासकर जो ठंड लगने का मेन पॉइंट है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमारे कान का अंदरला हिस्सा, माथा, सर, गला, एक्सपोजिंग पार्ट, हाथ, पैर। कोशिश करें कैप बियर करें, मंकी कैप बियर कर सकते हैं, मॉफलर यूज कर सकते हैं, वार्म ड्रिंक्स थोड़ा अपने रूटीन में ये ज्यादा लें। बाकी अपने डॉक्टरी परामर्श के साथ चलें, जो मेडिसिन इन्हें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे उसे लें जी। उम्मीद करते हैं दिलबाग, डॉक्टर अवनीत ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शंस बताए हैं, जो तमाम सजेशंस दिए हैं, वो आपके लिए कारगर भी साबित होंगे। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, दीपक कुमार हैं गुरुग्राम से, उनका सवाल लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, आपका रिएक्शन चाहूँगा उनके सवाल पर। दीपक जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो सर, मुझे ना मतलब के
एक तो बीपी हाई बहुत होता है और ना मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ती है और सांस लेने में सर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर। डॉक्टर जी लक्ष्मी दीपक नारायण। जी दीपक जी, आपके साथ मैं कुछ और पूछना चाहूंगा कि क्या आपको सीधा लेटने में कोई समस्या होती है, चलने पे सांस फूलता है, या बैठे बैठे ही सांस फूलने लग जाता है? बैठे बैठे भी सांस फूलता है। हेलो जी, आपका सवाल सुन लिया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने। तो आपका अगर ऐसा है, बैठे बैठे भी सांस फूलने लग जाता है, चलने पे भी सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज रहती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको अपना किसी भी चेस्ट फिजिशियन के पास जाके और फुली चेकअप करवाना चाहिए। कई बार हम इन सब चीजों को ये सोचते रहते हैं कि हमारा ये सिर्फ और सिर्फ फेफड़े की समस्या की वजह से भी होता है, लेकिन ऐसी जो समस्याएं हैं वो आपको दिल की समस्या की वजह से भी हो सकता है। तो जब भी तो आप अपने मैंने ना डॉक्टर के पास, इको नियरेस्ट वगैरह किसी भी टेस्ट डॉक्टर के वगैरह पास, सब जो भी करा रखे हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके पास जाएंगे तो वो उस चीज को, समस्या को समाधान करवा पाएंगे। सर उसके लिए मैंने आपका हार्ट जो की भी इको उनको भी जरूरत सब करवाई थी। लगेगी, इको या फिर चेस्ट एक्सरे, और जो भी उनको रिक्वायरमेंट लगेगी वो उससे आपकी सहायता कर पाएंगे। वो जब मैंने इको करवाई थी ना वो बोल रहे थे हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, फिर भी ऐसा होता है। ठीक है दीपक, जिस तरीके से डॉक्टर सर ने बताया, एक डॉक्टर से प्रॉपर डायग्नोस कराएं, आप जाएं और डॉक्टर से डायग्नोस कराएं, और अगर हार्ट में कोई इशू नहीं है तो एक बार लंग्स का भी चेकअप करा लें। डॉक्टर बता रहे हैं प्रॉपर टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्नोस जब तक इशू नहीं होगा तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, कोई समाधान उसका नहीं होगा। एक और दर्शक हमारे साथ गोपाल हैं करनाल से। डॉक्टर अवनीत के पास आऊँगा इनका सवाल लेकर। गोपाल, अपना सवाल करिए, स्वागत है आपका। तो मेरी जरा सांस में थोड़ा थोड़ा दर्द। सवाल दोबारा दोहराइए, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जब मैं तेज चलता हूँ जी, तो मेरी छाती में हल्का सा पेन होता है। जी डॉक्टर बाबू, अवनीत, मुझे समझ में आया, इन्होंने कहा कि जब ये हाँ जी, जब आप तेज चलते हैं तो आपकी सांसों में क्या तेज होता है? चलते हैं। सांस तो बहुत तेज होती है। वही और वही बिल्कुल 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 जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि डायग्नोज पहले जरूरी है कि सांस क्यों चढ़ रहा है। वो कार्डियक भी हो सकता है, वो पल्मोनरी भी हो सकता है। तो खैर हमें इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके इसकी चर्चा करते हैं इस पर जी, कि सर्दियों में सांस चढ़ना या पल्स रेट हाई हो जाना ये क्यों हो रहा है। जो भी प्रीवियस इलनेस, किसी कोई बीपी का मरीज है, कोई सांस का मरीज है, कोई किसी भी लिवर डिसऑर्डर का, लिवर प्रॉब्लम का मरीज है, उनकी समस्याएं सर्दियों में बढ़ रही हैं। जैसे हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनका क्या है कि जो वेसल्स हैं वो सर्दी की वजह से थोड़ा नैरो डाउन हो जाती हैं, संकरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पल्स रेट हाई हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर है जो बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे पल्स भी हाई हो जाता है। और यही एक मैक्सिमम कारण रहता है कि सर्दियों में जो हार्ट स्ट्रोक हैं, ब्रेन स्ट्रोक हैं, उनकी जो संख्या है वो कंपैरेटिव समर सीजन से बढ़ जाती है। तो ये एक मेन कारण है। और वैसे भी इसके साथ खान पान भी है कि सर्दियों के मौसम में हमें हमारा जो साल्ट, सावर और शुगर, इन चीजों की हमारी जो क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही अगर हम सॉल्ट इनटेक हमारा बढ़ता है तो वो एक कारण है ब्लड प्रेशर के हाई होने का। जी, शुगर इनटेक बढ़ने से शुगर के मरीजों का, जैसे कुछ भी आप विंटर्स की चीजें जैसे गाजर का हलवा ही है या कुछ भी ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट चीजें खाने से शुगर के मरीज भी बिगड़ जाते हैं आजकल। जी, तो ये एक मेन कारण। तो इनको ब्लड प्रेशर, खैर इनके इन अ पर्सन इनको हम यही प्रेस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर डाउन करें कि बीपी आपका ठीक रहता है, अपना बीपी कंट्रोल रखें। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि यू हैव टू गो फॉर इको। अगर आपको सांस चढ़ रहा है, अगर आप 2 मंजिला चढ़ते हैं, अगर आराम से चढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप हार्ट आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको सांस चढ़ रहा है थोड़ा तेज चलने से या 2 मंजिला चढ़ने से या थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करने से, तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई कार्डियक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी डॉक्टर अवनीत, यहाँ पर एक सवाल बेहद अहम हो जाता है कि लगातार कई बार कुछ इश्यूज ऐसे भी रहते हैं कि थकान महसूस होती है। कई लोग थकान भी लंबे समय तक महसूस करते हैं। थकान महसूस करना क्या फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है? क्या वो सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है?
देखिए, थकान महसूस करना हो सकता है कि वो भी कोई फिजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है जी। रीजन क्या है कि आपका एनर्जी लेवल, थकान का मतलब है कि आपका एनर्जी लेवल लो है। एनर्जी लेवल फिजिकल भी है और मेंटली भी है। जी ये बड़ा अहम सवाल किया आपने कि जी। सिर्फ फिजिकल एलिमेंट से ही सर्दी के मौसम में नहीं बढ़ती, हम्म मेंटल एलिमेंट यानी कि डिप्रेशन से संबंधित या दिमागी साइकोलॉजिकल संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ज्यादा सर्दी में बढ़ जाती हैं। और उसकी वो भी एक मेन वजह है कि जब जी। आपका वाइटल फोर्स ही आपका वाइटलिटी, आपकी एनर्जी ही डाउन है, तो आप वो फिजिकली, अगर आप मेंटली हाई नहीं है तो आप फिजिकली भी डाउन जाते हैं। तो सर्दी के मौसम में जानने वाली बात ये है कि आपके पास ना आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती है जी। कि आप बाहर कम निकलते हैं। हम्म वो कम निकलने की वजह से आप एक तरह के एनवायरनमेंट में रहने की वजह से और डाइटरी हैबिट्स चेंज होने की वजह से कुछ लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और सनलाइट का एक्सपोजर जो नहीं मिलता विंटर में, वो एक बहुत अहम वजह होती है जिसकी वजह से हमारे जो सैड हार्मोन्स हैं वो ज्यादा सिक्रीट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हमारे कम सिक्रीट होते हैं जी। तो ये एक बहुत अहम कारण है जिस वजह से एनर्जी लेवल लो, जो आपने बात करी कि एनर्जी लेवल लो रहना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर अवनीत, ऐसी स्थिति में पेशेंट क्या करे, आम इंसान क्या करे? क्योंकि एनर्जी लेवल लो रहता है तो वो कुछ भी खाने लगता है, जैसे कि एनर्जी की कोई भी चीज़ खा लेगा, जूसेस ले लेगा या फिर कुछ शेक्स ले लेगा। ऐसे में वो क्या वो तरीके हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो वो ले कि एनर्जी लेवल अप रहे? क्या वो शेड्यूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाए? चलो हम टॉपिक के हिसाब से चलते हैं कि जैसे विंटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और इस लेवल पे जब एनर्जी लेवल लो फील कर रहे हैं तो ठीक है, जूसेस आर गुड, लेकिन हमें पहले यही जानना जरूरी है कि वो एनर्जी लेवल लो का रीजन क्या है। अगर वो फिजिकल लेवल पर लो है तो डेफिनेटली जूस उससे कुछ हेल्प आउट करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी। कुछ मल्टीविटामिन या मेडिकेशन जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करेंगे वो उसे सहायता देंगे। लेकिन अगर स्पेशल सर्दी के कारण ही, विंटर्स के कारण ही, जैसे हमने चैट डिस्कस किया ना कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से कि पेशेंट जो है वो मेंटल लेवल पर लो फील करता है, घर पर रहने की वजह से उसको, जो बाहर ना निकलने की वजह से उसका एनवायरनमेंट डाउन है जी। तो उस स्थिति में उसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि सनलाइट, जब भी सूरज निकलता है उसे सनलाइट में बैठना चाहिए। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी नेचुरल टी उसे लेना चाहिए। अच्छी मात्रा में आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, कुछ आड़ कबाड़ कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे आपका वेट गेन हो। आप न्यूट्रिशियस चीजें ले सकते हैं। वाटर इनटेक बहुत अहम है कि सर्दी के मौसम में आपको प्यास ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन आपको आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को मेंटेन के लिए आपको पानी एक अच्छी मात्रा में यूज करना होता है। ठीक है डॉक्टर अवनीत, आपने ये तमाम पहलू बताए हैं, बेहद ही अच्छे उपाय हैं ये। अगर इनको लोग करते हैं तो वो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, मेरा एक सवाल आपसे है। सवाल ये कि लोगों को समस्या जिस तरीके से सांसों से जुड़ी हुई होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी होती है, कार्डियक से भी जुड़ी हुई वो समस्या होती है, ऐसे में अगर उन लोगों की बात की जाए जो ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो लोअर कैटेगरी के हैं या कि कहा जाए कि गरीब तबके के लोग हैं, उनकी आजीविका ही उसी बेसिस पर चल रही है कि वो फैक्ट्री में काम ना करें तो उनको 2 जून रोटी जोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और उस फैक्ट्रीज़ में से जहरीली गैसें निकलती हैं, वो बेचारा वहाँ ना जाए तो काम कैसे करे? और गरीबी की वजह से वो प्रॉपर उपचार नहीं ले पाते हैं, उनको इतना जानकारी भी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो अपर लेवल की बात की जाए या फिर मिडिल क्लास की बात की जाए या फिर लोअर क्लास की बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है और ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है कि वहाँ से जहरीली गैसेस निकलती हैं और उसको दिन 2-4 तो होना है रोज़, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो वो जॉब कैसे करेगा? तो उस समस्या से वो समाधान कैसे पाए? क्योंकि जहरीली हवा में रहकर अपने आप को सुरक्षित रख पाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे केस में सर मेन जो आपका वो है वो होता है कि प्रोफाइलैक्सिस। आप जब भी ऐसी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, वो करते हैं, तो उनके एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो और जो वहां पे एम्प्लॉई है वो, उन दोनों की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने लिए जो भी उस प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो कि हर प्रोफेशन के लिए प्रोटेक्शन के लिए डिफाइंड है, आप उन चीजों का यूज करें ताकि जो भी समस्या, जो भी जहरीली गैसें हैं, जो भी कोई आपका डस्ट का है, वो सारे पाउडर, उनसे पेशेंट का बचाव किया जा सके ताकि वो बीमारी का उपज शरीर में हो ही ना। यही सबसे अच्छा उपाय है। और दूसरा उपाय ये है कि आप अपना हर
6 महीने या हर साल में नियमित चेकअप करवाते रहें कि अगर आपको वो बीमारी शुरुआत भी हो चुकी है जी, तो उसको भी जल्दी पकड़ के और ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। ठीक है। करमचंद हमारे साथ एक दर्शक हैं, जगाधरी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल लेता हूं और मैं आना चाहूंगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आपके पास ही। करमचंद जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना जी, जी। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस चढ़ जाता है मतलब जी। तो इसकी कोई इलाज है जी? नहीं, कोई खांसी भी आपको रहती है? खांसी तो वैसे ही हो गई, माड़ी मोटी, ज्यादा नहीं है जी। अच्छा, ठीक है। या आपका जो सांस जो चढ़ता है उसका दिन में या रात में कोई समस्या में फर्क पड़ता है आपका, कि रात में है, ज्यादा है, या सर्दी या गर्मी में कोई ज्यादा या कम होता है? मौसम का फर्क नहीं है जी। अच्छा, मौसम का फर्क नहीं है। उम्र कितनी है आपकी सर? उम्र 52 है जी। अच्छा, 52 है हाँ सर। जी। अगर आपको कोई ऐसा मौसम का फर्क नहीं है, सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूल रहा है, कोई हाँ बीपी जी। शुगर वगैरह कोई समस्या तो आपको पहले नहीं रहती है? ना जी, कोई नहीं रहती है। तो ऐसे में सर चांसेस ये है कि आपको कोई ना कोई दिल के ऊपर जिसको लोड पड़ना जिसको बोलते हैं, हाँ तो जी। समस्या उस तरफ जाना ज्यादा संभावना है। तो उस चीज के लिए आप अपना रूटीन बीपी चेकअप और रूटीन चेकअप एक बार किसी भी चेस्ट फिजिशियन या किसी भी नॉर्मल एमडी मेडिसिन से एक बार जाके करवा सकते हैं, ताकि वो ये अंतर कर पाए कि आपको फेफड़े या दिल की समस्या में से कौन सी समस्या है, क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग होता है सर। उम्मीद करते तो हैं ज्यादा बेहतर ये रहे। जी, ठीक है। जी। उम्मीद करते हैं करमचंद जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने बताया, आपको प्रॉपर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर चेकअप कराएं, प्रिस्क्रिप्शंस लें डॉक्टर से और डायग्नोज हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में समस्या है क्या। उसके बाद आप उसके हिसाब से वो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको अपनी समस्या से समाधान मिल जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि सीढ़ी चढ़ने से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, कार्डियो की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक इशू भी हो सकता है। प्रॉपर टेस्ट कराएं, उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी। डॉक्टर अवनीत, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। सवाल बेहद अहम हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति में करें क्या, क्या खाएं, क्या पिएं, क्योंकि हर उम्र में हर एज फैक्टर्स के लोगों में ये देखा जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो। ऐसे में बच्चों के साथ बेहद बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चों को सांस लेने में कई बार तकलीफ होती है, तो माता पिता ये सोचते हैं कि ये खेल के आया होगा या फिर बाहर दौड़ के आया होगा, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो होता वही इशू है, सांस लेने में एक्चुअल में समस्या होती है, लेकिन ईजिली डायग्नोज नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में घर में किस तरीके के उपचार किए जाएं, कैसे डायग्नोज करें, माता पिता कैसे अवेयर रहें कि बच्चों को क्या, उनके बच्चों को इस तरीके की समस्या तो नहीं है? जी बिल्कुल ठीक। बात बच्चों की है तो ठीक है आपकी बात की। अगर इस तरह की समस्या आ रही है, आप अपने बच्चों में देख रहे हैं कि उन्हें गला खराब है, खांसी है, आंखों में जलन है, जुकाम है सर्दी की वजह से, तो ये एक्यूट नॉर्मल चीज है कि वायरल है। 7 दिन लगेंगे अगर आप कोई दवा खाएंगे तो भी, 7 दिन लगेंगे अगर आप कोई दवा नहीं खाएंगे तो भी। तो इसके लिए मेन यही रहता है कि आप बच्चे को थोड़ा गर्म पानी में शहद डाल के दीजिए, ठीक है। आप उसका ठंड से बचाव कीजिए, लेकिन आप उसे नजरअंदाज इस तरीके से मत करें कि बच्चे का गला खराब है, गले में रेडनेस है, खाना जब वो खा रहा है उसको गले में पेन हो रहा है, टेम्परेचर अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। चेक करना है कि ये रेडनेस की जो वजह है ये कहीं कोई बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है जी। आपको, आपके बच्चे को अगर गले में इन्फेक्शन है तो आप उसे अगर अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ये इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है जी। तो ये जानना जरूरी है कि अगर जुकाम, खांसी, आंखों में जलन, नाक बहना तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग जी। और अगर वो गले में दर्द और बुखार के साथ है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। और बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए डेफिनेटली जो बातें पहले डॉक्टर साहब ने भी बताई हैं कि आप ठंड से बचें, बच्चे को कवर रखें, लेयर क्लोथ डालें और खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप थोड़ा अदरक, तुलसी यूज कर सकते हैं, शहद यूज कर सकते हैं, कुछ वार्म ड्रिंक्स, गर्म गुनगुना पानी ले सकते हैं। बच्चों में चाय डेफिनेटली नहीं यूज करना। हाँ, बड़ों में ना करने वाली चीजें जरूर है। बड़ों में, एडल्ट में ये है कि आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए।
कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीओपीडी, अस्थमा, साइनसाइटिस, सांस के संबंधित जो समस्याएं हैं वो ज्यादा आएंगी। एक बड़ा मिसपरसेप्शन है कि भाई शराब पीने से, ड्रिंक करने से, ब्रांडी लेने से, अक्सर मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 2 घूंट लगा लें ब्रांडी के तो शायद हमें गर्मी आ जाए। दिस इज रॉन्ग जी। कि अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं या स्मोक करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोक। और बच्चों के मामले में आप उन्हें बहुत ठंड है तो आउटडोर एक्टिविटीज के लिए ना भेजें, लेकिन हाँ उन्हें बंद कमरे में भी मत रहने दें, सनलाइट दें, प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है जी। डॉक्टर अवनीत, बहुत से अहम सवाल है मैं आपसे करूंगा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, आपसे यहाँ पर यह जानना चाहूँगा कि क्या बात की जाए साइनस की, साइनस एक समस्या रहती है, कई बार जो लोग साइनस से 2-4 होते रहते हैं, क्या साइनस किस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, क्या उससे पूरी तरह से निदान मिल सकता है? जी सर, साइनस एक टाइप से आपका जैसा जो नॉर्मल जुकाम होता है वो सिर्फ नाक में होता है। हमारा नॉर्मली जो नाक के साइड में हड्डियों में स्पेसिस होते हैं जिनको साइनसिस नाम दिया गया है मेडिकल साइंस में। अगर आपका वो इन्फेक्शन या एलर्जी उन साइनसिस में जो खाली जगह है हड्डियों में, अगर उन तक फैल जाए तो उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं सर जी। अगर वो अभी आपको हुआ है, फीवर आ रहा है, सब चीजें हैं, तो सिर्फ आपको वो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। अगर आपको उसमें छींकें आ रही हैं, आंखें लाल रह रही हैं, आंखों से पानी बह रहा है, सर दर्द रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको एलर्जिक साइनोसाइटिस है। उसमें उपचार क्या करना होगा? पूरी तरह से सर इसमें उपचार आपका बिल्कुल आपको पूरी तरह से उपचार किया जा सकता है। अगर वो आपको एक्टिव वायरल इन्फेक्शन है या कुछ ऐसा है तो कुछ दवाइयां हैं जो आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं घर पे। जो सबसे जरूरी है कि डॉक्टर से आने से पहले आप क्या कर सकते हैं जी। उस चीज के लिए सर सबसे जरूरी है कि आप अपना गर्म पानी से भाप रखें, खुद को हाइड्रेट रखें। जिस भी एलर्जी से आपको लगता है कि मुझे इस चीज के होने के बाद छींकें स्टार्ट हो जाती हैं जी, उस चीज से खुद को बचाव करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज है महेंद्रगढ़ से, उनका सवाल लेता हूं मैं। मनोज, स्वागत है, अपना सवाल करिए। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, तो मैं अगला सवाल डॉक्टर अवनीत से करूंगा। डॉक्टर अवनीत, क्या सांसों की समस्या का निदान होम्योपैथ में पूरी तरह से है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है सांसों से रिलेटेड, तो क्या उसका पूरी तरह से समस्या का समाधान होम्योपैथ देता है, गारंटी देता है इस बात की? देखो, गारंटी मेडिकल साइंस में किसी चीज की कभी भी नहीं होती जी। स्पष्ट बात पहली ये है जी। तो ये जरूर है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर हैं किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित रोगों के लिए। ठीक है जी। तो किसी भी तरह की एक्यूट कंडीशंस हैं, उसके लिए भी, क्रॉनिक कंडीशंस के लिए तो खैर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जी। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टेड हैं, ये बात बहुत सही है। एक लॉन्ग टर्म मेडिसिन ज़रूर रहती हैं, हल्के हल्के इसका असर होता है, लेकिन इस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सवाल यही है मेरा आपसे भी कि अगर एलोपैथ की बात की जाए तो एलोपैथ पर कई लोग क्विक रिलीफ के लिए जल्दी भरोसा करते हैं, जल्दी चाहते हैं कि उनको क्विक रिलीफ मिल जाए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं, कुछ ऐसी समस्या है उसे लंग से रिलेटेड, तो क्या फेफड़े कमज़ोर होने की एक वजह क्या रहती है? अगर वो फेफड़े उसके कमज़ोर हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके का वो सेवन करे, किन चीज़ों को वो ऐड ऑन करे अपने लाइफस्टाइल में, साथ ही साथ क्या उपचार ले वो जिससे कि वो ठीक हो सके? क्या घर में कुछ मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, या फिर अगर आप मेडिसिन कुछ प्रिस्क्राइब करना चाहें जो वो यूज़ कर सकता हो? सर, एलोपैथिक के लिए जो आपका वो है, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन सोसाइटी में हमारे लिए है कि सांस की समस्या के साथ जब भी डॉक्टर आपको इनहेलर्स प्रिस्क्रिप्शन करते हैं जी, तो लोगों को सबसे होता है कि इनहेलर्स एडिक्शन हो जाएगा एक टाइप से। हाँ जी, हाँ जी। मैं आज आपके थ्रू ये बात जरूर सोसाइटी को कन्वे करना चाहता हूँ कि जो भी आप टैबलेट्स और जो चीजें लेते हैं वो आपको ज्यादा नुकसानदायक होती हैं बजाय कि इनहेलर्स के जी। एक्चुअली में जो एडिक्शन होता है वो आपको टैबलेट्स की वजह से होता है। टैबलेट्स आपके जब भी जाते हैं आपके पेट में जाएंगी, वो दवाई पेट से आपके खून में पहुंचेगी और वो शरीर के हर हिस्से को अफेक्ट करेगी जी। लेकिन जब आप इनहेलर्स यूज करते हैं तो वो इनहेलर्स डायरेक्टली आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं जी। वो जहां पे उस दवाई का असर चाहिए वहीं पे ही असर करते हैं, और उनका जो रिलीफ करने का जो वो है टाइम वो भी बहुत कम है।
तो जब भी आप अपने डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है कोई भी इनहेलर्स, तो आपको इनहेलर्स कंटिन्यूअसली यूज करने चाहिए, बजाय कि कुछ मेडिकेशंस और इंजेक्शंस के, जो कि लंबे समय में आपको नुकसान कर सकते हैं। इनहेलर्स आपको कभी भी कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे आप। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मी नारायण हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अवनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे सांसों से रिलेटेड इश्यूज़ की। आप स्वस्थ रहें, इसीलिए हम आते हैं हर बार एक नया मुद्दा लेकर। कल फिर एक नई समस्या को लेकर आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।